हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले आपको 2 लेक्चर बना दिए हैं मैंने, जिसमें भी आपको 10-10 क्वेश्चन कराए हैं। 1 से लेकर 10 तक फर्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे और 11 से लेकर 20 तक आपको सेकेंड लेक्चर मिल जाएंगे। वहाँ मैंने आपको फुल डिटेल्स में आपके ये क्वेश्चन बताए हैं, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख लीजिए। अब थर्ड लेक्चर है आपका। आज से हम 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं या अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए है राज्यों के गवर्नर, यानी कि अपने संबंधित राज्यों में, और बी दिया हुआ प्रमुख राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, सी दिया हुआ राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेता के मंत्रिमंडल मंत्री। तो इन कार्यकर्ताओं को उनकी प्राथमिकता के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे बड़ा कौन रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से आपको जमाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया आपको 1 2 3, यानी कि ये आपका 1 2 3 के क्रम में जमेंगे। बी दिया हुआ 3 1 2, सी दिया हुआ 2 1 3 और डी दिया हुआ 1 3 2, यानी कि आपको बताना है कि किस क्रम में आपका ये आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 ये क्रम आपका सही जमा हुआ है। इसमें आपका सबसे पहले क्या आएंगे, जो कार्यकर्ता और अधिकारी है उसकी प्राथमिकता की बात करें तो सबसे पहले आपके राज्यों के गवर्नर आएंगे, यानी कि राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं सबसे पहले उनका नंबर आएगा। उसके बाद आपके प्रमुख राष्ट्रपतियों या उप प्रधानमंत्री, उसका नंबर आपके दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर तीसरी बात करें, तीसरा आपका दिया हुआ राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष का नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री, ये आपके तीसरे नंबर पे आएंगे। तो सबसे पहले कौन आएगा, राज्यों के गवर्नर, जिन्हें हम राज्यपाल बोलते हैं, अपने संबंधित राज्यों के राज्यपाल जो है ये पहले नंबर पे आएंगे। दूसरे नंबर पे आपके राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री आएंगे और तीसरे नंबर पे आपके लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय विपक्ष के जो नेता के मंत्रिमंडल मंत्री होते हैं आपके, वो आपके तीसरे नंबर पे आएंगे। तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। आपको बताना 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। जो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए उसमें से 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची होती है, 7वीं में अनुसूची में की 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो जो आपकी समवर्ती सूची होती है जिसमें आपके राज्य और केंद्र दोनों के काम बटे हुए होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा पॉइंट आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी दिया हुआ है वन, सी दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज और डी दिया हुआ है कृषि। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो 1 है ये आपका केंद्र यानी कि सेंट्रल और राज्य यानी कि आपके स्टेट दोनों के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची का विषय है आपका 1। ठीक है, ये समवर्ती सूची का विषय है आपका, जिसमें आपके केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इसमें। ठीक है, नीचे दिया हुआ है, यह समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। 1 आपका समवर्ती सूची का विषय है। ध्यान रखना, जो 1 है आपका ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है आपका। ये इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वो आपका स्टेट भी बना सकता है और जो केंद्र सरकार है वो भी बना सकती है, यानी कि दोनों पे इसका हक होता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, बी दिया हुआ केवल राज्यसभा, सी दिया हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों और डी दिया हुआ लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। तो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो जो प्रस्ताव पारित होगा वो कौन से सदन में आपको पारित करना रहेगा। तो उसका आंसर आपको बताना है, क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल राज्यसभा में आप वो प्रस्ताव पारित करोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है यही तो आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपका जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, आपका भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उसको हटाने का जो प्रस्ताव होगा वो ओनली राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, आपका लोकसभा में भी पेश नहीं होगा और दोनों सदन में भी पेश नहीं होगा। ओनली आपका केवल राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा कि आपका उपराष्ट्रपति जो है
राज्यसभा का पदेन सभापति, इसे आपका पद से हटाना है या नहीं हटाना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाता है। तो रीज़न बता दिया मैंने क्यों होता है, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और सभापति जो आपका होता है उसको हटाने का प्रस्ताव जो है वो ओनली राज्यसभा में ही आएगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 24, सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ऑप्शन ए है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बी दिया हुआ गृह मंत्रालय, सी दिया हुआ विदेश मंत्रालय और डी दिया हुआ सड़क परिवहन मंत्रालय। तो जो सीमा प्रबंधन विभाग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आपका काम करता है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आपका सीमा प्रबंधन विभाग काम करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है आपका सीमा प्रबंधन विभाग। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सीमा प्रबंधन विभाग जो है आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अरुणाचल प्रदेश, बी दिया हुआ है लद्दाख, सी दिया हुआ है बाड़मेर और डी दिया हुआ है कच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो लद्दाख है आपका ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा है। ठीक है, सबसे बड़ी लोकसभा का जो क्षेत्र है आपका कौन सा है, वो लद्दाख है। भारत की 5 सबसे बड़ी लोकसभा है आपकी लद्दाख पहले नंबर पे आएगी, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर किए हुए ये। दूसरी है आपकी राजस्थान में स्थित बाड़मेर, इसने कितना एरिया कवर किया है, 71,601 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आता है आपका कच्छ जो गुजरात में है, ये आपका 41,644 वर्ग किलोमीटर एरिया अपने में कवर किया हुआ है। और चौथा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश जो है वो 40,572 वर्ग किलोमीटर का एरिया उसका है। और अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश पूर्व। अरुणाचल प्रदेश में आपके 2 है, पश्चिम और पूर्व। तो बड़ा वाला आपका पश्चिम का है और पूर्व वाला छोटा है। तो ध्यान रखना इन दोनों की लेंथ है आपकी 40,572 पश्चिम की है और 39,749 पूर्व अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र कौन सा है आपका, लद्दाख हो जाएगा। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है। ऑप्शन ए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है बिहार, सी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ और डी दिया हुआ है जम्मू कश्मीर। तो बताना है आपको कौन कौन से राज्यों में आपकी विधान परिषद स्थित है। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 1 और 2, बी दिया हुआ है 2 और 4, सी दिया हुआ है 1, 2 और 3 और डी दिया हुआ है 1, 2 और 4। तो बताओ इसमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आपकी विधान परिषद ऑलरेडी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्यों में आपकी विधान परिषद वर्तमान में काम कर रही है। ठीक है, तो आपको 3 राज्य याद रखना है, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर। इन 3 राज्यों में आपकी विधान परिषद स्थित है। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजाति का संरक्षण संशोधन विनियमय 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया है, जो राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विनियमन निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी रक्षा करेगा। आपको बताना है, ऑप्शन दिया आपको ओंगेस जनजाति, बी दिया हुआ शोम्पेन्स, सी दिया हुआ सेटिल्स और डी दिया हुआ जरवास। तो बताओ आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह संशोधन विनियम 2012 है, ये संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया था। ध्यान रखना, जो अंडमान निकोबार संशोधन विनियमन 2012 जो है आपका, ये अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया था आपका। इसमें क्या था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेश के मामले में आदिवासी जनजातियों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 240 में क्या लिखा गया है आपका कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो जनजाति निवास करती है आपकी आदिवासी जनजाति, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपायों की शक्ति आपकी राष्ट्रपति के पास होती है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है आदिवासी जनजातियों के लिए। ठीक है, उनकी सुरक्षा के लिए। तो इसमें से वह कौन सी जनजाति की रक्षा करेगा आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो जरवास है ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे स्थित जनजाति है आपकी जरवास।
ये आपसे पर्टिकुलर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर जरवास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो जनजाति निवास करती है वो है आपकी जरवास। बाकी और यूनियन टेरिटरी देखोगे आप, जो केंद्र शासित प्रदेश है आपके बचे हुए, तो वहाँ पे भी आपकी अलग अलग जनजातियाँ, जैसे कि ओंगेस कहीं पे होगी, शोम्पेच कहीं पे होगी, सेटल्स कहीं पे होगी, पर जो जरवास है ये आपका अंडमान और निकोबार में है, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर जरवास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की गई थी आपसे, तो यहाँ पे जनजाति निवास करते हैं आपकी जरवास, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जो है जरवास जनजाति की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इस तरह से आपका सही हुआ है। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ऑप्शन ए दिया आपको प्रधानमंत्री, बी दिया हुआ केंद्रीय गृह मंत्री, सी दिया हुआ केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और डी दिया हुआ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं वो आपके राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करेंगे। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री जो होंगे वो आपके इसका संचालन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आपका ये संचालन कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है निर्यात कर, बी दिया हुआ समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, सी दिया हुआ कृषि आय पर टैक्स और डी दिया हुआ बिजली की खपत या बिक्री पर टेस्ट। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसके बाद में कि फर्स्ट और फोर्थ इसका आंसर होगा, दूसरा दिया हुआ सेकंड और थर्ड होगा, सी दिया हुआ फर्स्ट और सेकंड या डी दिया हुआ सेकंड और फोर्थ। तो बताना आपका कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं आपके, जो आपके भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से कर लगाए जाते हैं। तो आपको बस ओनली 2 ऑप्शन इसमें सही है, तो कौन कौन से आंसर हो जाएंगे आपके? वो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। जो फर्स्ट है आपका निर्यात कर और जो सेकेंड है वो समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, ये आपके 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आते हैं। ये जो 2 टॉपिक है आपके निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स, तो ये 2 आपके ऑप्शन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। निर्यात कर और समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स आपका केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं और ये आपका 7वीं अनुसूची की संघ सूची में शामिल है। तो ध्यान रखना इसे। आपका यहाँ दिया हुआ कृषि आय और बिजली की खपत, ये आपके राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, यानी कि ये आपके राज्य सूची में आते हैं। आपकी 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आपकी संघ सूची में आपके 2 विषय है, निर्यात कर और विज्ञापन पर टैक्स, और राज्य सूची में आपके आ जाएंगे कृषि आय पर टैक्स और बिजली की बिक्री पर टैक्स। ये आपके दोनों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और इसके अलावा आपके समवर्ती सूची के विषय भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है? ऑप्शन ए दिया संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों की वेतन और भत्ते, बी दिया सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन और भत्ते, सी दिया हुआ केग की सैलरी और भत्ते, केग का मतलब होता है आपका कंपाइलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, फोर्थ दिया हुआ है आपका सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन और फिफ्थ दिया हुआ उच्च न्यायालय को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन। तो आपको बताना है कि जो केंद्रीय बजट है उसमें आपके गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए व्यय में क्या शामिल है और क्या नहीं है। तो ऑप्शन है आपका फर्स्ट और सेकंड, बी दिया हुआ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और डी दिया हुआ है आपको ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी आपके आ जाएंगे। क्या क्या आएगा आपके गैर वोट योग्य शुल्क में? फर्स्ट आएगा वो संसद के घरों में प्रेसिडिंग अधिकारियों के वेतन भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, केक की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का पेंशन, ये सभी आपके शामिल है केंद्रीय बजट में चार्ज किए गए व्यय में। ठीक है, केंद्रीय बजट में आपका ये सभी आ जाएंगे, तो ध्यान रखना इसे। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।